नमस्कार भाई, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार कनौजिया, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र बक्सा जौनपुर पर। आज आप आए हुए हैं, मैं आपका इस कृषि विज्ञान केंद्र पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं तथा साथ ही मैं अपने कृषि विज्ञान केंद्र के कुछ महत्वपूर्ण जिसकी जानकारी लेने के लिए आप आए हैं और उसको देने के लिए मैं बैठा हूँ। आप अपना प्रश्न करिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र जौनपुर में आप कब से सेवाएं दे रहे हैं? मैं कृषि विज्ञान केंद्र जौनपुर में 2009 से 2013 तक मैं यहाँ पर एग्रोनॉमिस्ट साइंटिस्ट के रूप में कार्य किया। इसके बाद 2013 में मेरा ICAR के थ्रू, यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है इंटरव्यू लिया गया और मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष के पद पर 2013 से टिल नाउ डेट तक आज मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के हेड के पद पर कार्यरत हूँ, जिसमें हमारे 6 वैज्ञानिक हैं और बाकी कुल 16 लोगों का परिवार है। और इसमें हम अपने सारे वैज्ञानिकों से उनके विषय अनुसार जो है हम किसानों के हित में नई नई तकनीकियों को किसानों के खेतों तक पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ, जिससे कि किसानों की उत्पादन बढ़ेगा तो उनका आय बढ़ेगा तो उसको एक रोजगार के रूप में वो लेंगे। और निश्चित एक दिन, वो दिन दूर नहीं है कि कृषि जो है, पहले भी कहा जाता था कि एक बहुत बड़ा उद्योग का क्षेत्र है और इसको बनने में हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है कि जो कृषि के क्षेत्र में इनका जो है बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। और कृषि विज्ञान केंद्रों पर इनका स्पेशल ध्यान है कि कृषि वैज्ञानिक ही एक ऐसा कड़ी है जो किसानों के तकनीकी गैप को कंप्लीट करके किसानों को उत्पादन को बढ़ाएंगे, नई नई तकनीकियों से खेती करने के आइडियाज़ को उनके यहाँ प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन करा करके उनको करने के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक के रूप में ये संस्था स्थापित है। और ये संस्था जो है, जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ 21 ब्लॉकों का एक जिला है, जिसमें यहाँ पर 2 KVK, क्योंकि बड़ा जिला है इसलिए यहाँ 2 KVK कार्य कर रहा है। एक कृषि विज्ञान केंद्र हमहित जो हिराकत में बना हुआ है वो 2016 में बना है। और ये जो है कृषि विज्ञान केंद्र बक्सा जो 2005 में स्थापित हुआ है। और जब से ये स्थापित हुआ है तब से हमारे किसानों के लिए ये नई नई तकनीकियों को अपने इंस्टीट्यूटों से ला करके किसानों के फील्ड पर उनको प्रदर्शित करके उस तरह से खेती करने के लिए उनको मतलब सिखाते हैं, जिससे वो करके अपने खेती में नई नई तरीके से खेती करके उत्पादन ज़्यादा प्राप्त करने की विधि को वो आगे बढ़ा रहे हैं। जी, इतनी सारी तकनीकियों के बाद भी ऐसा देखा जाता है कि दूर दराज के कुछ ऐसे किसान जो जागरूक नहीं है, आज भी पुरानी परंपरागत खेती कर रहे हैं, तो उनको तकनीकी से जोड़ने के लिए आप किस तरह के एक्टिविटीज करते हैं? उनको तकनीकी से जोड़ने के लिए अभी देखिए बहुत अच्छा आप लोगों का प्लेटफॉर्म यूट्यूब है जी। उसमें भी हमारे वैज्ञानिक हमारे द्वारा जो है समय समय पर और समय आधारित जो खेती है उसकी तकनीकियों को हम लोग अपलोड कराते रहते हैं, जिसे किसान देख करके उसको भी करते हैं। दूसरा जो है रेडियोज में भी हमारे वैज्ञानिक हम स्वयं जा करके बहुत से ऐसे जो टॉपिक हैं जिसपे हम 5 मिनट अपना लेक्चर देते हैं, जो कि समय समय पर जो है रेडियो के द्वारा, हालांकि जो गांव गिराव के लोग हैं आज भी रेडियो को उतना मानते हैं जितना पहले मानते थे। बाकी नए जमाने के बच्चे जो है रेडियो सुनना तो दूर हो गए हैं, लेकिन हमारे जो किसान हैं, जो पुराने किसान हैं, वो आज भी रेडियो की बात सुन करके खेती करते हैं और उनके थ्रू जो है उस माध्यम से भी हम अपनी तकनीकी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दूसरा, हर गांव में, हर गली में, हर कस्बे में पेपर भी जाता है, तो हमारे वैज्ञानिक समय समय पर बहुत से ऐसे तकनीकियाँ हैं, बहुत से ऐसे रोग व्याधि हैं जिनके निदान के बारे में पत्रिकाओं में, पेपरों में अपना लेख दे करके किसानों के तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिससे किसान पढ़ के उस कार्य को करके उस प्रॉब्लम से निजात प्राप्त करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपने बेटे को किसानी नहीं करने देना चाहते, ये घाटे का सौदा मानते हैं। तो युवाओं के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे कि खेती रोजगार परक हो सकती है या अभी भी घाटे का सौदा? देखिए, वही युवा जो है नर्वस है जिनके माँ बाप उनको एक भार के रूप में खेती दिया है। उसमें कहना मैं ये चाहूँगा कि जैसे कि कोई परिवार है, उसके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे कमाने चले गए, एक बच्चा कुछ नहीं कर पाता है, तो हम ऐसे गार्जियनों को भी यहाँ सजेस्ट करना चाहूँगा
कि उस बच्चे को इस हिसाब से न कहें कि चलो तुमको नौकरी नहीं मिला है, तुम चलो अपना खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करो। ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि खेती बाड़ी एक ऐसा उद्योग है जिससे उन जो बाबू और चपरासी बन करके वो अपने को रोजगार युक्त समझते हैं, हम समझते हैं कि अगर तकनीकी वाली खेती ये बच्चा करने लगे तो निश्चित उनसे ज्यादा उत्पादन। और तकनीकियों में जैसे IFS मॉडल है, क्योंकि जोत भूमि जनसंख्या इतनी अधिक हो गई है, विकास के चक्कर में खेत कम होता चला जा रहा है, कल कारखाने रोड ये सब बन रहे हैं, तो वैज्ञानिकों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि हम ऐसे ऐसे खेती के आयाम लेकर के आए जिससे किसान मेरा वो करे और उसको उत्पादन उतने मिले जितना बड़ा एरिया में जब खेत हुआ करता था उस हिसाब से। तो उसमें जैसे कि आपका लेयरिंग फार्मिंग, आजकल डबल लेयरिंग, ट्रिपल लेयरिंग, सिंगल लेयरिंग, ये सब फार्मिंग चल रही है। पानी में खेती चल रही है, हवा में खेती चल रही है, मिट्टी में खेती चल रही है, प्लांट प्रोटेक्टेड वाला जैसे कि आपका पॉली हाउस, नेट हाउस, इन तरह के जो है टेक्निकल ढंग से खेती, जैसे बेमौसम की चीजें मौसमी चीज पैदा करके दाम डबल करके उसको ग्रो करके और मार्केट में ले जाने पर उनको अच्छा दाम मिल रहा है। दूसरा, प्राकृतिक खेती करें, जिससे कि प्राकृतिक जिस चीज में मोहर लग जाता है, तो अगर 10 रुपए का चीज है, 10 रुपए का आलू केजी वहां बिक रहा है, प्राकृतिक अगर ढंग से आपने उत्पादन किया है तो वो निश्चित 15 से 16 रुपया केजी बिकेगा। तो वो खर्च उतना, मेहनत उतना, लेकिन दाम आपका, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आपने रसायन न देकर के जैविक खाद का प्रयोग किया, जीवामृत, घनामृत का प्रयोग किया और उससे प्रयोग करके जो उत्पाद आया वो अच्छा उत्पाद रहेगा। और जो पहले मतलब खाद्य सामग्रियों में स्वाद रहा करता था, महक रहा करता था, वो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति है, जो मिट्टी में हमारे जैविकपन था, वो खत्म है, जिसकी वजह से रसायन इसमें लोग डाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये जो महक है, ये जो एरोमा है खाद्य पदार्थों में, ये उड़ गया है और वो स्वाद नहीं मिल रहा है जो हम लोग कभी बचपन में खाया करते थे। जैसे इस समय जाड़े का समय है, इस समय हम लोग मटर और टमाटर और आलू का सब्जी जब माँ लोग बनाती थी और वो जो बनता था, थाली की महक से ही आधा मन भर जाता था और लार्वा इतना आता था कि जब उसको खाते थे हम लोग तो वो अच्छे से पच जाता था। तो वो सब चीजें जो है नदारत हो रही हैं और उसको पुनः प्राप्त करने के लिए हमें जो है प्राकृतिक जैविक खेती की तरफ आना पड़ेगा। हमारे खेत को, जो हमारी मिट्टी है वो बीमार है, उसको स्वस्थ करना पड़ेगा। स्वस्थ मृदा होगी, स्वस्थ बीज पड़ेगा, तभी स्वस्थ पौधे का निर्माण होगा। अगर स्वस्थ पौधा होगा, निश्चित आपको स्वस्थ उत्पाद मिलेगा और स्वस्थ उत्पाद खा के निश्चित आप स्वस्थ रहेंगे। जी, तो डॉक्टर साहब, भारत सरकार और प्रदेश सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे किसान अभी भी रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको अवेयर करने के लिए मैं इस पे बताना ये चाहूंगा कि जैविक और रासायनिक, बहुत से किसान भाइयों को मालूम ही नहीं है कि जैविक खेती का कितने साल बाद रिजल्ट आता है जी। और जिनको मालूम भी है तो बगल वाला किसान हमारा अगर ये जैविक कर रहे हैं, बगल वाला रासायनिक कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि जैविक रासायनिक मिक्स हो जाता है। क्योंकि जो कैपिलरी वे है, केसकी पथ जो है, मेड़ से अलग नहीं होगा। मेड़ मिट्टी से संपर्क होकर के केसकी पे इनके खेत का उनके खेत में और उनके खेत का द्रव उनके खेत में चला जाता है, जिससे कि 1 मीटर या 5 मीटर तक जो है खेत के किनारे का जो भी प्रोडक्ट होता है वो रासायन जैविक दोनों मिल करके हो जाता है। तो जिससे कि अब हार्वेस्टिंग के समय सब मिक्स हो जाता है, तो वो क्वालिटी, वो प्योरिटी नहीं रहती है। दूसरा जो है, अभी आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे जैव पदार्थ जब हम खेत में डालते हैं, कच्ची सड़ी या पत्ती या जो भी डालते हैं, उसको बैक्टीरिया, ये सब ह्यूमस, ये सब जो सड़ाते, हवा, टेम्परेचर, पानी, बैक्टीरिया उसको सड़ाने का काम करता है। सड़ाने के बाद ह्यूमस बनता है, मिट्टी पोरस होती है, और जब मिट्टी पोरस ह्यूमस काला रंग की होती है और वो जब कन्वर्ट करता है, और ये इससे और उसको बनने में 3 साल का समय लगता है। 3 साल के बाद जो है मिट्टी में एक जीवांश कार्बन छोड़ता है ह्यूमस, और वही जीवांश कार्बन हमारे मित्र जीव का भोजन होता है। और मित्र जीव जिस खेत में ज्यादा होंगे, समझिए वो मिट्टी उतनी ही उपजाऊ होगी, और मिट्टी उपजाऊ होगी तो निश्चित आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो जैविक ढंग से कम एक खेत में 3 साल लगातार करने के बाद आप शुरू में ही टोटली जैविक मत करिए, 50% जैविक, 50% रासायनिक। दूसरी साल रासायनिक का 50 कर दीजिए,
और जैविक का 25% इसमें जोड़ दीजिए, 75 या 25 हो। फिर तीसरे साल उसको 0 कर दीजिए और 100% जैविक खाद डाल करके खेती करेंगे, निश्चित आपके उत्पादन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि जो उत्पादन आपको मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, क्वालिटी युक्त मिलेगा, कोई रेजिड्यू इफेक्ट जो रसायन का आता है क्रॉप में वो नहीं आएगा, और आपका उत्पादन जो है एकदम जैविक रहेगा। और जिसको आप एकदम सीना तान के आप कहेंगे कि जैविक उत्पाद है, चाहे जहां आप इसको चेक करा लीजिए आपको जैविक ही मिलेगा, और उस पर आप जस्ट डबल दाम रख करके मंडी में या मॉल में रखते हैं, वो खुशी खुशी सब लोग उसको ले लेंगे और उसको ले जाके खाएंगे। एक बार खाएंगे, जब स्वाद मिल जाएगा तो निश्चित जो है वो बार बार उसी दुकान पर आकर के उस चीज को लेने की कोशिश करेंगे। एक अपना स्थान बना जाए, जैसे हमारे जौनपुर में एक बदलापुर में तिवारी जी हैं, वो जो है आज उनके पास 3 एकड़ का खेत है, वो सब्जी की खेती करते हैं और वो टोटली जो है वो जैविक कर डाले हैं, और किनारे अपने जो है वो 5 मीटर का तालाब खोद दिए हैं। पूरा उनका संयोग से अच्छा जो है खेत एक ही जगह है, और किनारे जो तालाब खोदे उस तालाब में हमेशा पानी भरे रहते हैं और उसी में मछली भी डाले रहते हैं, और नल का पानी जो है उसी तालाब में डालते हैं और तालाब का पानी अपने खेत में लेते हैं। उससे उनको पोटेशियम फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं होती है। जैविक प्रोडक्ट दे करके वो जैविक तरह से उनका खेत पर से ही मटर, चना और क्या कहते हैं शिमला मिर्च और आपका जो है मरचा, ये सब जो है, और खासकर वो बीएनआर की कुछ खास वैरायटी उन्होंने बताया, वो हमारे हाईटेक से भी नर्सरी तैयार करा कर ले जाके लगा कर, आज के डेट में भी उनके यहाँ आप अगर कभी समय होगा तो आइएगा, तो हम चलेंगे आपको दिखाएंगे वहाँ जैविक तरीके से कैसे वो किसान मुश्किल से 26 साल का लड़का है और आज 50 लाख में वो खेल रहा है। जो आलू हम लोग 15-20 रुपया 25 रुपये हम खरीद रहे हैं, वो आलू आज वो 100 रुपया का बेच करके खाली हो चुका है। तो समय ये है, अर्ली खेती अर्ली मंडी हमेशा फायदेमंद होता है, ये किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा। समय से पहले खेती करो, अगेती खेती करो। जब मांग ज्यादा होगा, प्रोडक्शन कम होगा, दाम ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। इस कंसेप्ट पर अगर काम करेंगे, निश्चित खेती उद्योग का दर्जा लेने में कोई रोक नहीं सकता, और उस किसान को विकास करने में कोई नहीं रोक सकता, और उसके उत्पाद पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता, जब इस तरह से जैविक खेती करेगा तो। जी, किसानों को एजुकेट करने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग आप यहाँ आयोजित करते हैं? किसानों को समय समय पर जो भी उनके प्रॉब्लम बेस जो प्रॉब्लम है फील्ड में, उस पर पहली बात तो मैं एक ट्रेनिंग रखता हूँ। ट्रेनिंग के बाद उनके फील्ड पर एक OFT भी ऑर्गेनाइज करता हूँ। हमारे वैज्ञानिक उसमें OFT करते हैं। OFT टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है, कभी 10% तो ना समझिए 90% यस हो जाता है। तो हम उन किसान को करते हैं कि जो कि ये गड़बड़ होने पर भी सह सके, उन्हीं के किसान के खेत पर 500 स्क्वायर मीटर एरिया में उस टेक्नोलॉजी को लगाते हैं, और वो प्रूफ हो जाती है। तो 2-3 साल तक लगातार लगाने के बाद उसको हम डेमोन्स्ट्रेशन में ले जाते हैं, प्रदर्शन में, और उस प्रदर्शन को फील्ड डे के थ्रू जो है किसानों के बीच फैलाने का काम करते हैं, जिससे वही तरीका, वही पदार्थ, वही इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वो डाल करके खेती करें, तो निश्चित उनका उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन अच्छा होगा, और तो दाम अच्छा होगा तो उनका लाभ अच्छा होगा, तो मन खेती में अच्छा लगेगा। तथा साथ ही साथ मैं अपने शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को भी हम समय समय पर हम शिक्षित रोजगार परक प्रशिक्षण भी देते हैं, जिसमें मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, मत्स्य पालन है, सुअर पालन है, हमारे सब्जियों की नर्सरी है, हमारे जो है कलम है, बडिंग है, पाली हाउस की फार्मिंग है। ये सब तरह तरह के जो हमारे टेक्नोलॉजियाँ हैं, उसको जो है अवेयर करने के उद्देश्य से, उनको सिखाने के उद्देश्य से हम 21 दिन का, 5 दिन का, जैसा जिसका ड्यूरेशन जितना मांग होती है उस हिसाब से हम जो है उस ड्यूरेशन का ट्रेनिंग करा करके उनको उनके नॉलेज को अपडेट करके और उनसे वो कार्य करा करके उनको रोजगार युक्त करने का काम और लाइन डिपार्टमेंट से संपर्क करा करके और बहुत से ऐसे जो हमारी योजनाएं हैं उनसे जोड़ करके, विभिन्न हमारे लाइन डिपार्टमेंट हैं उनसे जोड़ करके उस कार्य को करा करके उनके इनकम को बढ़ाने का काम करते हैं। जी, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर किसानों को? देखिए, किसानों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पहली बात तो किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साह चाहिए। उत्साह, किसान बेचारा न बने। कोई अगर किसान को बेचारा कह रहा है तो उसको तुरंत वहीं रोक दीजिए। आप कहिए कि बेचारा किसान नहीं है, किसान ही एक ऐसा आदमी है या एक इस धरा का वर्कर है
जो सबके पेट को पालन करता है, और जिस दिन भोजन नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं टिकेगी। इसलिए किसान बेचारा नहीं है, किसान आपका सहारा है, और किसान सम्मान का भूखा है। किसान को सम्मानित करिए, किसान को सम्मानजनक शब्दों से नवाजिए, और किसान को उत्साह बढ़ाने का काम करिए। और किसान को हो सके तो किसान को जो है अपने फोरम पर पुरस्कृत करने का काम करें, जब क्योंकि उत्साहित व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, तो उत्साहित व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। तो उत्साह अगर आप बढ़ाए रहेंगे तो निश्चित हमारे किसान भाइयों को उत्साह बढ़ेगा, निश्चित खेती में क्रांति आएगी। और खेती में क्रांति आएगी तो वो दिन दूर नहीं है कि जो भारत की सोने की चिड़िया कही जाती थी, सोने का चिड़िया नहीं था वो। खेती में इतना उस समय के लोग इतना अच्छा प्रोडक्शन पैदा करते थे, इतनी अच्छी उपजाऊ चीजें होती थी, इतना न्यूट्रिटिव वैल्यू वाली चीजें होती थी जो एक सोना देने पर भी नहीं प्राप्त हो सकता था, वो चीज वो पैदा करते थे। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया बोली गई थी। उस चिड़िया को बनने में आज जो जिस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र, जिस तरह से हमारे वैज्ञानिक, जिस तरह से हमारे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से हमारे किसान भाइयों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, निश्चित वो दिन दूर नहीं है कि हमारे किसानों की जो मनोबल है, जो मनोभाव है, उसको बढ़ने में कोई कमी होगी। निश्चित मनोबल भाव के साथ वो कार्य करके अपने उस जो खेती को उद्योग का दर्जा दिलाना है, उसमें कोई कोर कसर बाटी नहीं करेंगे। हम इतने कहेंगे, भाइयों उत्साहित रहो और उत्साहित होकर के काम करो, और उत्पादन तकनीकियों का जो गैप है उसको कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके तकनीकियों गैप को दूर करके अपने उत्पादन को बढ़ाने का काम करो। और हमेशा हम चाहेंगे, क्योंकि जोत भूमि कम हो रही है, तो आप सब लोग IFS जो एकीकृत फसल प्रणाली है उसके बारे में आप समय मिले, हम किसान भाई जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के नजदीक हैं, जो अन्य कृषि विज्ञान के नजदीक हैं, वहाँ के वैज्ञानिकों से मिलकर के फसल का जो IFS मॉडल है, जिसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं, हिंदी में एकीकृत फसल प्रणाली कहते हैं, उसको अपनाएं और निश्चित अपने उत्पादन को बढ़ाएं, अपने आय को बढ़ाएं, तभी हमारा आपका काम चलने वाला है। इसी के साथ आप सबको मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।